नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सीजीपीएससी नॉलेज हब के इस यूट्यूब चैनल पर, जहां पर आज हम बात करने वाले इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी कि समेकित बाल विकास सेवा परियोजना के बारे में। ये भारत सरकार द्वारा जो है शुरू की गई है। तो इसके बारे में क्या ये है, क्या इसके उद्देश्य हैं, हितग्राही कैसे हो सकते हैं, आंगनबाड़ी केंद्र इसके अंतर्गत कैसे खोले जाएंगे, किस संख्या पे खोले जाएंगे, सहायिका कार्यकर्ता उनके क्या जो है बोल सकते हो, उनके लिए क्या प्रावधान है, सारी चीजों को देखेंगे। ये पहला पार्ट है हमारा। दूसरा पार्ट आएगा जिसमें हम बाद में आदर्श आंगनबाड़ी क्या होता है, पूरी चीजें और जो थ्योरिकल पार्ट है वो वाले को देखेंगे। और आज का जो हमारा पार्ट है वो पहला है जिसमें पूरा हम लोग वह बात करने वाले हैं। तो वीडियो आपको अंत तक जरूर देखना है। सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नए होंगे तो बेल आइकन को प्रेस करके रखिएगा ताकि जो है जानकारी आपको वीडियो की या लाइव की समय से मिलती रहे। और जो है बाकी सभी लाइक कर देंगे और कमेंट करके भी बताएंगे हमको फीडबैक में कि कैसा आपको वीडियो लग रहा है। और एक चीज और है, 2 बजे से 2:30 बजे के बीच हमारा एक वन लाइनर वीडियो रोज जो है आएगा, और कभी लाइव में होगा कभी वीडियो में होगा। और रोज रात को जो है 8 बजे हम जो है एमसीक्यू लेके आते हैं, जहां पर आप 4 ऑप्शन फॉर्मेट में जो है प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। तो सुपरवाइजर का पूरा जो सिलेबस का पहला वाला जो पॉइंट है उसमें जितनी सारी चीजें दी हुई है उसको हम 2 पार्ट में देखेंगे। तो चलिए पहला शुरुआत करते हैं समेकित बाल विकास परियोजना यानी कि आईसीडीएस की। थोड़ा सा देखते हैं वैश्विक दृष्टि से। तो विश्व में अगर देखा जाए तो भारत जो है बच्चों की संख्या की दृष्टि में दूसरे स्थान पर आता है। 2011 की जनसंख्या में अगर 121 करोड़ की आबादी में देखें तो लगभग 15 करोड़ 88 लाख यानी कि 15.88 करोड़ की आबादी 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की है। अगर ये भी देखा जाए छत्तीसगढ़ में तो 2 करोड़ 55 लाख यानी कि 2.55 करोड़ में से लगभग 36.61 लाख यानी कि 36,61,000 के आसपास जो आबादी है वो 6 वर्ष तक की आयु के बच्चों की है। यानी कि अगर परसेंट में देखें तो 14.33% आप कह सकते हो। तो इतने बच्चे हैं तो इनके लिए जो है सुविधाएं भी जरूरी है। तो बच्चों में कुपोषण दर में कमी लाने, मातृत्व मृत्यु दर को कम करने, शिशु मृत्यु दर को कम करने, बच्चों का बौद्धिक सर्वांगीण मानसिक विकास करने के लिए सरकार क्या करता है, समय समय पर जो है आपको योजनाएं निकालते हुए दिखेंगे। उचित सामुदायिक शिक्षा के माध्यम से बच्चों का सामान्य स्वास्थ्य, पोषण तथा विकास संबंधी आवश्यकताओं की देखभाल करना, माताओं में क्षमता का निर्माण करना, इन सभी को ध्यान में रखकर केंद्र और राज्य सरकारें कार्य करती है। और इसी का ही फलस्वरूप जो है पूर्व में आईसीडीएस प्रोग्राम शुरू किए गए थे जो आज भी चल रहे हैं। तो थोड़ा हम चलते हैं आईसीडीएस प्रोग्राम की तरफ। शुरुआत होती है भारत सरकार द्वारा 2 अक्टूबर 1975 को, जब समेकित बाल विकास परियोजना की नींव रखी गई थी और आंगनबाड़ी केंद्रों की शुरुआत हुई। इससे पहले ही 1974 में राष्ट्रीय बाल नीति अपनाई गई और इसी में राष्ट्र की अमूल्य निधि, ये याद रखिएगा इस पॉइंट को, 1974 में बालकों को यानी कि बच्चों को राष्ट्र की अमूल्य निधि घोषित किया गया। और इसका तात्पर्य क्या था कि जो भी बच्चों का भरण पोषण और देख रेख है वो एक राष्ट्रीय दायित्व होगा और इसके लिए सरकार हमेशा पर्याप्त सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए अपने दायित्व का निर्वहन करेंगी। पूरे जो राज्य हैं वो इसके लिए अपने दायित्वों का निर्वहन करेंगे। बच्चों के लिए हर राज्य का ये कर्तव्य होगा कि वो कार्य करे। उस समय जो है 6 से कम वर्ष के जो बच्चे थे उनमें कुपोषण दर बहुत ज्यादा मात्रा में थी, साथ ही मातृत्व मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर भी बहुत ज्यादा था। तो इस कुपोषण संबंधी चुनौती को निपटने के लिए, उसका निपटान करने के लिए और बच्चों के कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के ही जो है 106वीं जन्मतिथि थी। तो याद रखिएगा इस दिन 33 विकास खंडों में जो है आईसीडीएस प्रोग्राम की शुरुआत हुई 2 अक्टूबर 1975 यानी कि गांधी जी की 106वीं जयंती जो बोल सकते हो आप, 106 साल हो गया था उनकी जयंती को, तब ये किया गया। अगर हम देखें इसमें तो ये बहुत बड़ी योजना है, केंद्र की सहायता है, सहायक योजना है। केंद्र ज्यादा इसमें वो प्रभावी दिखाई देता है आपको इसको योजना के संचालन में। इसके उद्देश्य देख लीजिए, बच्चों के उचित मानसिक यानी कि मनोवैज्ञानिक, शारीरिक एवं सामाजिक विकास की नींव डालना। उसके अलावा आपको मिलेगा 0 से 6 वर्ष तक की आयु के जो बच्चे हैं उनमें पोषण एवं स्वास्थ्य की स्थिति को सुधारना, मातृ मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर, कुपोषण, रुग्णता यानी कि जो है आपका बीमारी, और बीच में जो स्कूल छोड़ने वाले बच्चे हैं, जैसे 3 वर्ष के बाद जो है आंगनबाड़ी भेजते हो तो अभी ठीक है, वो तो पहले 6 वर्ष में डायरेक्ट स्कूल भेजते थे, बच्चे स्कूल जाना छोड़ देते थे क्योंकि आदत नहीं होती थी। तो उस आदत को कम करने के लिए, स्कूल छोड़ने की जो आदत है उसको कम करके, बल्कि
स्कूल में रहने की जो आदत है उसको बढ़ावा देने के लिए भी आंगनबाड़ी केंद्र खोले जाने लगे। बाल विकास की जो योजनाएं हैं उनको बढ़ावा देना, विभिन्न भागों में नीति का निर्धारण करना, कार्यक्रम को लागू कर उनको प्रभावकारी बनाना, तालमेल कायम करना भी इसका उद्देश्य था। उचित सामुदायिक शिक्षा के माध्यम से बच्चों में सामान्य स्वास्थ्य, पोषण तथा विकास संबंधी आवश्यकताओं के लिए देखभाल जो है, इसके लिए माताओं की क्षमता बढ़ाना, यानी कि माताएं अपने बच्चों का कैसा सामान्य स्वास्थ्य बना सकती है, उनका देखभाल कर सकती है, सारी चीजों के लिए योजना बनाना, माताओं में क्षमता का निर्माण करना भी इसका उद्देश्य था। इसीलिए माताओं में क्षमता का निर्माण कैसे हो रहा है, गर्भवती माता है उसको पोषण दे रहे, शिशुवती माता है उसका पोषण दे रहे, तो उससे अल्टीमेटली बच्चे का ही स्वास्थ्य सही हो रहा है। उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए 6 प्रकार की सेवाएं जो है दी जाती है समेकित बाल विकास परियोजना के तहत। पहला है पूरक पोषण। 6 साल से जो कम उम्र के बच्चे हैं इसमें आपको पूरक पोषण आहार मिल जाएगा। उसमें से भी 0 से 6 माह को आप शिशुवती के माध्यम से ले सकते हो। आप गर्भवती महिलाएं और स्तनपान कराने वाली यानी कि शिशुवती में 0 से 6 माह के जो बच्चे उनके लिए ले सकते हो आप। शाला पूर्व जो है औपचारिक शिक्षा, तो 3 से 6 साल के बच्चे, पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा ये सभी के लिए रहता है। 15 से 45 साल की जो महिलाएं हैं ना उनको भी दिया जाएगा। टीकाकरण में 6 साल तक के जो बच्चे हैं लगभग 3 साल तक के ही पूर्ण हो जाता है, पर बीच बीच में कुछ टीका लगते रहता है, तो 6 वर्ष तक का ही दिया जाता है। गर्भवती महिलाएं इनमें टीकाकरण के लिए जो है लाभान्वित होती हैं। स्वास्थ्य जांच और परामर्श सेवा, 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चे, गर्भवती, स्तनपान यानी कि शिशुवती महिलाएं, ये सभी जो है परामर्श एवं स्वास्थ्य जांच के लिए भी जो है लाभान्वित होंगी। संदर्भ सेवाओं में आता है आंगनबाड़ी परिक्षेत्र में 0 से 6 वर्ष तक के जो गंभीर कुपोषित बच्चे हैं, विकलांग बच्चे, जोखिम वाले बच्चे, ऐसे बच्चे जो बीमार हैं, उसके अलावा ऐसी माताएं जो गर्भवती और शिशुवती है और जिनमें खतरे के लक्षण दिखते हैं, कोई एनीमिक है तो कोई और किसी प्रॉब्लम से जूझ रही है, तो उनको संदर्भ सेवाएं प्रदान की जाएगी। बात थोड़ा सा टीकाकरण की कर लेते हैं। बच्चों को 6 प्रकार के टीके लगभग दिए जाते हैं। 6 प्रकार की बीमारी से बचाने के लिए टीके दिए जाते हैं, जिसमें पोलियो, खसरा, गलघोटू, खांसी, टिटनेस और तपेदिक है। अब ये मत बोलिएगा मिशन इंद्रधनुष में तो 7 है, पर याद रखिए टीकाकरण जो ICDS ने निर्धारित किया है उसमें 6 प्रकार के टीके ही है। आजकल BCG का एक टीका खसरा के लिए, बाकी पेंटावेलेंट में शामिल हो जाता है, पर ये पूरा टीकाकरण में देखेंगे तो 6 प्रकार के टीकों का एक प्रावधान है। गर्भधारण करने वाली महिलाओं में 2 तो टिटनेस टॉक्साइड का टीका लगता है, TT टीका, TT1, TT2 और एक बूस्टर टीका लगता है। तो ये टीकाकरण में ध्यान रखिएगा। बाकी पूरा जानकारी के लिए टीकाकरण का सेपरेट वीडियो डला ही हुआ है, और हितग्राही सेवा पूरक पोषण आहार का भी सेपरेट वीडियो है, तो आप वहां से देख सकते हैं। चलिए हितग्राही सेवा को हम थोड़ा सा बांट के देख लेते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछता है और लोग समझ नहीं पाते कैसे बांटना है। गर्भवती, दूध पिलाने वाली माताओं के लिए स्वास्थ्य जांच है, गर्भवती है तो टिटनेस का टीका, संदर्भ सेवा है पूरक पोषक आहार, पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा। 3 वर्ष से कम आयु के बच्चे उनको क्या मिलेगा, पूरक पोषण आहार मिलेगा, टीकाकरण मिलेगा, स्वास्थ्य जांच मिलेगा, संदर्भ सेवा मिलेगा। ये पूरा आप देख सकते हो। ये सारी चीजों को बांट के इसलिए देखना जरूरी है क्योंकि क्वेश्चन ऐसे भी आ सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी सेवा जो है 3 से कम आयु के बच्चों के लिए है, कौन सी हितग्राही सेवा गर्भवती के लिए, तो वहां पे काम आएगा। उसके अलावा आपको मिलेगा 3 से 6 वर्ष में तो पूरक पोषक आहार, कभी कभी जो है आपको टीकाकरण भी दिखेगा, स्वास्थ्य जांच, संदर्भ सेवा भी दिखेगा। शाला पूर्व उनको औपचारिक शिक्षा दी जाएगी। बाकी किशोरी बालिकाओं के लिए है तो 11 से 18 वर्ष तक के जो किशोरी बालिकाएं हैं उनको स्वास्थ्य जांच, उसके अलावा कभी कभी टीकाकरण भी रहता है। अगर हीमोग्लोबिन टेस्ट में डाल दिया जाता है आजकल, तो पूरा पूरक पोषण आहार उनके लिए भी रहता है। पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा, संदर्भ सेवाएं और उनको गृहस्थ जीवन की कुशलताएं सिखाने के लिए भी ट्रेनिंग वगैरह देने की सुविधा रहती है। इसके अलावा जो 15 से 45 साल की जो महिलाएं हैं उसको हम क्या करते हैं, तो उनको हम देते हैं पोषण एवं स्वास्थ्य की सामान्य जानकारी। तो ये लगभग अगर हम बात करते हैं आंगनबाड़ी केंद्र की, ये क्या होते हैं, तो बच्चों के में और महिलाओं में कल्याण विकास को सुनिश्चित करने शासन द्वारा जो है समस्त योजनाओं एवं कार्यक्रमों का क्या किया जाता है, संचालन किया जाता है। और इसमें जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है वो है आंगनबाड़ी केंद्र, क्योंकि इसी के माध्यम से सारी सेवाएं प्रदान की जाती है। आम जनता जो है महिला एवं बाल विकास जिसके अंतर्गत आंगनबाड़ी संचालित होता है, उसी को ही आंगनबाड़ी विभाग के नाम से आजकल जानने लग गया। लोगों को पूछोगे आप महिला बाल विकास क्या है तो बहुत कम जानेंगे, अगर वो पढ़ते लिखते नहीं है। तो आंगनबाड़ी केंद्र किसके अधीन रहेगा, महिला एवं बाल विकास के विभाग के। तो विभाग के बारे में अन्य जानकारी जो है एक सेपरेट वीडियो में आएगी, जिसमें महिला बाल विकास विभाग, बच्चों के लिए जो विभाग है वो अलग रहेंगे सारे, उसमें नवीनतम आंकड़ों के साथ ही दिया जाएगा। समेकित बाल विकास जो सेवा है के साथ आंगनबाड़ी केंद्र की जो स्थापना है और संचालन, ये भी शासन के समक्ष अवधारणा आई। तो शुरुआत
ICDS के साथ ही आंगनबाड़ी का हो गया। केंद्र जो है क्या करता है, ग्रामीण वार्ड में स्थापित एक ऐसे स्थान को चुना हुआ है आंगनबाड़ी के लिए जहां पर समेकित बाल विकास सेवाएं 0 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए, शिशुवती माताओं के लिए, युवती है, उसके अलावा गर्भवती माताओं के लिए या किशोरी जो बालिकाओं के लिए प्रदान कर सकती है। यानी कि एक ऐसा स्थान जहां पर समेकित बाल विकास की समस्त सेवाएं, चाहे वो बच्चों के लिए हो, गर्भवती माता के लिए हो, शिशुवती माता के लिए हो, किशोरी बालिका के लिए हो, जिसके माध्यम से, जिस केंद्र के माध्यम से शासन प्रोवाइड करती है या प्रदान करती है, वो जो जगह है वही कहलाता है आंगनबाड़ी केंद्र। जो गांव में या मोहल्ले में, वार्ड में, कहीं पे भी हो सकता है, ये गवर्नमेंट तय करती है। आंगनबाड़ी केंद्र का संचालन करने के लिए कार्यकर्ता तथा इसके साथ सहयोग के लिए सहायिका की नियुक्ति भी की जाती है, जो कि ग्राम से ही होगी, यानी कि गांव से ही होगी। एक निश्चित मानदेय इनका रहता है, उस पर इन लोग कार्य करते हैं। तो इसके बारे में भी देखते हैं। पहले देखते हैं आंगनबाड़ी केंद्र खोलने के मानदंड। तो आंगनबाड़ी केंद्र खोलने की स्वीकृति कौन देती है? याद रखिएगा, भारत सरकार देती है, यानी कि केंद्र सरकार। राज्य को पूरा जो है दायित्व रहता है। राज्य क्या करता है, राज्य को पूरा तरीके से राज्य प्रभावी दिखता है। अगर पैसा वैसा देखोगे, वित्त पोषण तो केंद्र करती है, लेकिन पूरा जो प्रशासन है वो राज्य के ऊपर रहता है दायित्व, क्या करना है क्या नहीं करना है। राज्य क्या करेगी, गांव की जनसंख्या, अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या के आधार पे या भौगोलिक परिस्थितियों के आधार पे आंगनबाड़ी केंद्र खोलना है करके प्रस्ताव भेजती है किसको, भारत सरकार को। और अंतिम निर्णय कौन लेगी, भारत सरकार, की केंद्र खोला जाना है या नहीं। ग्रामीण व जनजातीय क्षेत्रों में गांव की जनसंख्या जितनी भी हो, एकीकृत बाल विकास सेवा परियोजना की स्वीकृति सामुदायिक विकास खंड को इकाई मानकर ही किया जाएगा। एक सामुदायिक विकास खंड को मतलब इकाई माना जाएगा। कहने का क्या मतलब है, सामुदायिक विकास खंड, यानी कि सामुदायिक जो सेवाएं हैं उसके आधार पर यहाँ पर स्थापित किए जाएंगे। लेकिन अगर शहरी क्षेत्र में देखें तो वहां पर स्थापित करने के लिए जनसंख्या मान्य करती है 1 लाख की जनसंख्या होना जरूरी है। अगर मान लीजिए उस विकास खंड में जनसंख्या 2 लाख से अधिक है तो फिर 1 से अधिक परियोजना जो है या आंगनबाड़ी केंद्र जो है स्वीकृत किए जा सकेंगे। यानी कि ग्रामीण जनजातीय क्षेत्रों में जब मायने नहीं रखता, जनसंख्या कर देता है, पर अगर शहरी है तो वहां पे जनसंख्या का एक निश्चित रहना जरूरी होता है। बाकी देखते हैं, आजकल तो दूसरा चलता है, तो थोड़ा देख लेते हैं जो हमारे छत्तीसगढ़ में मानदंड अभी चल रहे हैं उसके हिसाब से देख लेते हैं क्या क्या है। जैसे ग्रामीण शहरी क्षेत्रों में जो अभी सामान्यता देखा जाता है, 400 से 800 की जनसंख्या पे एक आंगनबाड़ी होना चाहिए, ऐसा एक प्रावधान किया गया। पहले नहीं था पर अभी किया गया है। 800 से 1600 की जनसंख्या में 2 आंगनबाड़ी केंद्र, 1600 से 2400 में 3 आंगनबाड़ी केंद्र। अब एक को याद रख लो तो आपको मिल जाएगा। 400 से 800 में 1 आंगनबाड़ी, फिर 800 से 1600 2 आंगनबाड़ी, 1600 से 2400 3 आंगनबाड़ी। उसी के अलावा जो है मिनी आंगनबाड़ी में 150 से 400 में 1 मिनी आंगनबाड़ी रहेगा, ऐसा बोला गया है। लेकिन कई बार दुर्गम क्षेत्र है, पहाड़ी क्षेत्र, जहां पे जनसंख्या को ध्यान रख के जो है यहाँ पे जनसंख्या तो कम होगी, तो उनको ध्यान में रख के क्या किया गया, कम रखा गया। जैसे 300 से आपका 800 की जनसंख्या में 1 आंगनबाड़ी दिखेगा, उसके अलावा 150 से 300 की जनसंख्या पर 1 मिनी आंगनबाड़ी दिखेगा। तो आदिवासी क्षेत्र बोले, पहाड़ी क्षेत्र बोले, दुर्गम क्षेत्र बोले, जनजातीय क्षेत्र बोले, मिनी आंगनबाड़ी और आंगनबाड़ी दोनों के लिए अलग अलग जो है जनसंख्या निर्धारित है जहां केंद्र की स्थापना की जाएगी आंगनबाड़ी केंद्र। तो ये देख लीजिए, क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है कि एक आंगनबाड़ी केंद्र की स्थापना कितने से कितने जनसंख्या में की जाएगी, ग्रामीण क्षेत्रों में या शहरी क्षेत्रों में पूछा जाएगा। या फिर क्या बोलेगा, आदिवासी क्षेत्र में कितने से कितने में जो जनसंख्या पर 1 आंगनबाड़ी खोला जाएगा या 1 मिनी आंगनबाड़ी खोला जाएगा, ये भी क्वेश्चन में आ सकते हैं। तो इसको भी ध्यान रखिएगा, स्क्रीनशॉट कर सकते हैं अगर आप देख रहे होंगे तो। उसके बाद चलते हैं आईसीडीएस का सर्वव्यापीकरण। तो कुछ नवीनतम डेटा है। कहा जाता है कि छत्तीसगढ़ जब गठन हुआ था 152 प्रकार की परियोजनाएं ही थी, आज 220 हो चुकी है। तो थोड़ा सा देख सकते हैं, पहले केंद्र परियोजना है, राज्य गठन के समय कितना था, स्वीकृत कितना हुआ है, संचालित कितना है। जैसे देखिए, बाल विकास परियोजनाएं गठन के समय 152 थी, स्वीकृत आज वर्तमान में 220 है, जिसमें से 220 पूरे संचालित हो रहे हैं। आंगनबाड़ी केंद्र राज्य निर्माण के समय 20,289 या 20,289 था, अभी स्वीकृत तो 46,660 है, 46,660 ऐसे याद करने के लिए कर सकते हो, जिसमें से 45,880 यानी कि 45,880 संचालित है। कुल मिनी आंगनबाड़ी अगर देखें तो 836 था गठन के समय, अभी स्वीकृत 5814 है यानी कि 5,814, जिसमें से 5616 यानी कि 5,616 जो है संचालित है। ये कब तक की स्थिति है तो याद रखिएगा, सितंबर 2020 की स्थिति, ये आर्थिक समीक्षा के डेटा है, सितंबर 2020 की स्थिति है। ये पेन आज मेरा थोड़ा दिक्कत कर रहा है तो ध्यान रखिएगा।
कुल योग अगर देखें यानी कि आंगनबाड़ी और मिनी आंगनबाड़ी का, तो टोटल मिला के गठन के समय 21,125 था, 21,125। स्वीकृत कितना अभी देखेंगे तो स्वीकृत कितना है 52,474, लेकिन उसमें से चल कितने रहे 51,496। तो ये सारे डेटा इंपॉर्टेंट है। राज्य गठन के समय का भी पूछ सकता है, स्वीकृत कितना है, कितना संचालित है, ये सारे डेटा आपको पूछ सकता है। ये आर्थिक सर्वेक्षण का डेटा है, तो इसको ध्यान रखिएगा। डेटा याद करने के लिए आप तोड़ तोड़ के याद रख सकते हैं। जैसे आपको यहाँ पे ध्यान रखिएगा, गठन, स्वीकृत, संचालित। अगर आप 3 पॉइंट ऊपर में का याद कर लिए तो क्या करोगे, बाल विकास 152, 220, 220, आंगनबाड़ी केंद्र 20,289, 46,660, 45,880, ऐसा याद करिए। मिनी आंगनबाड़ी 836, 58, 14, 56, 16। कुल आंगनबाड़ी तो 21,125, 52,474, 51,496, जो हम लोग CGPSC व्यापम के लिए याद करते हैं। उस तरीके से आप तोड़ के भी याद कर सकते हो अगर आपको याद करना है, या डायरेक्ट आपको जैसा मन करे। आपको आंकड़ा याद करने से मतलब होना चाहिए, तो आप जो है डायरेक्ट भी याद कर सकते हो, या जो समय बता रही थी तोड़ तोड़ के 20,289, 46,660, 45,880, ऐसा एक सीक्वेंस बना के भी याद कर सकते हैं। जैसा आपका याद करना हो कर लीजिएगा, हो सकता है क्वेश्चन पूछ दे। आते हैं कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों पे, जैसे समेकित बाल विकास जो सेवा कार्यक्रम है, पूरे विश्व के बच्चों के सर्वांगीण विकास को सुनिश्चित करने वाला बहुत ही बड़ा कार्यक्रम है। जन जन का कार्यक्रम है, तो जन सहभागिता के द्वारा ही लोगों के लिए चलाया जाता है। इस सेवा में 100% केंद्र सरकार वित्तीय जो है सहायता देता है, और लेकिन पूरा जो है प्रशासनिक नियंत्रण है, पूरा प्रशासनिक नियंत्रण यानी कि पूर्ण प्रशासनिक नियंत्रण बोल दीजिए, राज्य सरकार का रहता है। जो भी प्रशासनिक कार्य होगा राज्य सरकार की दिशा निर्देश पे होगा। समग्र प्रयासों के माध्यम से और वजन त्योहार के माध्यम से ही यह प्रतिफल था कि छत्तीसगढ़ जैसा राज्य जो कि कुपोषण से लड़ रहा था, 2012-13 में लगभग 40.5% कुपोषण था, जो 18-19 में वजन त्योहार में 23.37% रखा गया है। ये पूरा गवर्नमेंट का डेटा है, यानी कि अगर देखा जाए तो वजन त्योहार के माध्यम से 2012 से 13 तक 16.68% तक की कमी देखी गई है। ये ध्यान रखिएगा कुपोषण में, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है ये डेटा भी। उसके अलावा आंगनबाड़ी केंद्रों को में जो है सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए जो बच्चों के लिए प्री स्कूल किट दिया जाता है, उसका भी राशि बढ़ा दिया गया है। वर्तमान में 3,000 दिया जाता है, पहले ये 1,000 रुपए दिया जाता था। उसके अलावा में जो मेडिसिन किट है, पहले 1,000 रुपए, पहले जो है 600 रुपए था, अभी 1,000 रुपए दिया जाता है। तो प्री स्कूल किट के लिए 3,000 रुपए, मेडिसिन किट के लिए 1,000 रुपए है, तो पहले से बढ़ा हुआ है, इसमें भी देखोगे। उसके अलावा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए भी ड्रेस है, उसमें भी पहले 200 रुपए में एक ड्रेस दिया जाता था, आजकल 400 रुपए कर दिया, यानी कि 400 प्रति नग के हिसाब से दिया जाता है। उसको भी देख लेते हैं। तो ये मानदेय वाली सुविधाएं हैं, देख लीजिए, क्वेश्चन इसमें से भी पूछ सकता है। जैसे आंगनबाड़ी कार्यकर्ता भारत शासन द्वारा, राज्य शासन द्वारा और कुल मानदेय की राशि बताई गई है। 1 जुलाई 2019 से ये चल रहा है, तो अभी तक बढ़ा नहीं है। तो इनमें देख लीजिए, कार्यकर्ता को 2700 भारत शासन द्वारा दिया जाता है, राज्य द्वारा 3800 और 6500 जो है ये टोटल है। देखिए, कई लोग जो कार्यकर्ता है सहायिका बोलते हैं कि उनको केंद्र सरकार से ज्यादा मिलता है, पर ये चीजें जो है ना, ये आंकड़े जो है गवर्नमेंट के दिए हुए हैं, तो कागजी तौर पर क्या है आपको उसको मानना चाहिए, बाकी चीजें देखा जाएगा। तो कार्यकर्ता को 6500 है, कैसे कैसे है 2700 और 3800 के मान पे। आंगनबाड़ी सहायिका 1350 जो है भारत शासन यानी केंद्र का, तो 1900 लगभग किसका है, राज्य शासन का। थोड़ा सा हल्का धुंधला होगा, अच्छे से ये पिक का है तो ध्यान से देखिएगा, नहीं आता है कई बार, है ना। टोटल मिला के 3250 रुपए है। मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को 2100 2400 मिला के 4500 रुपए मिलता है। यूनिफॉर्म के लिए प्रति वर्ष 400 रुपए प्रति नग के हिसाब से, मतलब 800 रुपए दिया जाएगा उनको। आजकल ड्रेस दिया जाता है ना, फिर से पैसे रुपए आता था तो पहले ड्रेस लेते थे इन लोग, आजकल खुद ड्रेस आ रहा है। मृत्यु उपरांत अगर इनको जो है 50,000 का बीमा राशि भी इनका कवर किया जाता है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को पर्यवेक्षक पद पर 50% की सीटों पर आरक्षण मिलता है। जो आप देख रहे हैं 100 पद अगर खुली है तो 100 पद किसके लिए, कार्यकर्ता के लिए है। आंगनबाड़ी सहायिका को आंगनबाड़ी जो कार्यकर्ता पद रहता है उस पर अगर उनको चयन होने का अवसर मिलेगा तो उसमें से 25% पद जो सहायिकाएं हैं उनके लिए आरक्षित रहेंगे, और बाकी अन्य के लिए 1 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण करने पर जो है अनुभव का उनको 6 अंक मिलेगा। यानी कि अगर वो 1 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण करती है तो उनको 6 अंक मिलेगा। लेकिन इसमें याद रखिएगा, अगर वो 10 वर्ष तक लगभग कार्यरत है एक प्रकार से सहायिका के रूप में, तो उनको जो है कार्यकर्ता के पद पे, मतलब सहायिका से कार्यकर्ता के पद पर जब प्रमोशन देना हो तो भी किया जा सकता है। तो ये सारी चीजें हैं, ये इसमें से ज्यादातर मानदेय वगैरह को पूछा जा सकता है, उनका बीमा राशि
राशि कितना है वो पूछा जा सकता है, पर्यवेक्षक के पद पे कितनी प्रतिशत जो आरक्षण है वो पूछ सकता है, हो सकता है। बाकी कहाँ से कितना आंगनबाड़ी खोलने जाना है, क्या करना है, ये पूरा आपको पढ़ के एक बार रखना है। बाकी चीजें जो कॉन्सेप्चुअल है, जैसे आपका आंगनबाड़ी केंद्र में क्या क्या सेवाएं दी जाती है, अलग से आंगनबाड़ी केंद्रों को क्या दिया जाता है, आदर्श आंगनबाड़ी क्या होते हैं, ये हम दूसरे पार्ट में लेके आएंगे। तो अभी के लिए हम लोग विदा लेंगे। अगर अभी तक लाइक नहीं किए तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, नए होंगे सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए अभी के लिए विदा लेते हैं, और बिल्कुल आप लोग 2 बजे जरूर, 2 सवा 2 में हमारा वन लाइनर आता है, और 8 बजे रात को एमसीक्यू मतलब आता है। बिल्कुल रिमाइंडर डाल लीजिए अपने फोन पे और हमेशा जुड़ जाइएगा। चलिए अभी के लिए विदा लेते हैं। धन्यवाद। जय जवाहर, जय छत्तीसगढ़।